Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th. हम पढ़ रहे थे द लॉस्ट स्प्रिंग और इससे पहले हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अब जो है वो मुकेश जो है वो अपने घर लेके जाता है राइटर को और वहाँ वो कहती है कि वो देखती है कि मुकेश की जो भाभी हैं वो हैं और मुकेश की भाभी जो हैं वो सारा घर अब चलाती हैं, कंट्रोल करती हैं। और उस घर में 3 मर्द हैं जिनमें से एक मुकेश के फादर यानी उनके जो लेडी हैं उनके ससुर हैं और मुकेश का एक बड़ा भाई है और ख़ुद मुकेश है। और साथ में इस बात का भी जिक्र करती हैं कि ये जो है चूड़ियाँ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। चूड़ियाँ जो है वो सुहाग की तरह जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, सुहाग की मतलब निशानी होती है। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम हियरिंग हिम से। यहाँ से Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब ये एक औरत, बुज़ुर्ग औरत हैं और उनके जो खावंद हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं। ये लाइन हमने पहले भी पढ़ ली थी पिछली क्लास में कि उन्होंने कहा, उन बुज़ुर्ग जो थे दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ बैंगल्स बनानी आती हैं और सिर्फ मैं अपनी फैमिली के लिए जो आज तक कर पाया हूँ वो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है कि मैं घर बना पाया हूँ, जो भी टूटा फूटा घर जैसा भी है वो बना पाया हूँ अपनी फैमिली के लिए। राइटर कहती हैं कि ये चीज़ सुनने के बाद वन वंडर्स कि जो भी सुनता है वही वंडर करता है, यानी इस बारे में सोचता है कि इन्होंने वो काम किया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर सके। यानी कुछ लोग तो इतना भी नहीं कर सके, यानी वो इतने गरीब थे कि वो ये काम भी नहीं कर सके कि वो अपने घर को जो है, अपनी फैमिली को एक घर जो है वो मुहैया करा सके। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even not even enough to eat, rings in every home. ये रोना, ये चिल्लाना कि ऑफ नॉट हैविंग मनी, के पैसा नहीं है और सिर्फ एक ही काम करते रहना और कोई काम ना करना एक काम के बजाय, और वो काम है टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, के चूड़ियाँ बनाने का काम जो है वो करते रहना, और नॉट इनफ टू ईट, और खाने को ज़्यादा जो है वो नहीं है, यानी भरपेट जो है वो ना खा पाना। ये जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो ये हर घर में गूंजती हैं। इस चीज़ की आवाज़, इन चीज़ों की आवाज़ हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो एल्डर्स ये बात बोलते हैं, यानी ये लेमेंट करते हैं, यानी ये दुखियारा अपना रोते हैं, दुखड़ा अपना रोते हैं, तो ये जो काम है ये यंग भी वही करती हैं। यानी अगर बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हम जो है वो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ यही हम चूड़ियाँ बनाते रहे आज तक, ये वो, तो यंग भी जो हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो भी यही लेमेंट करते हैं, इसी का दुख रोते हैं, रोना रोते हैं, इसी का दुखड़ा रोते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, और टाइम के साथ बहुत कम ही मूवमेंट हुई, यानी इनमें कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है। इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। फिरोज़ाबाद में ये जितने भी लोग हैं, इन सब की जो है, ये जो मजदूरी है, ये जो टॉयल है, ये जो इनकी लेबर है और ये जो इनके हालात हैं, इन सब ने उनके जहनों पे इतना असर किया है कि वो अब ड्रीम करना ही छोड़ गए। उनके पास अब एबिलिटी ही नहीं, वो कैपेसिटी ही नहीं रही कि वो ड्रीम कर सकें, यानी ख्वाब देख सकें। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. कुछ नौजवानों से, एक ग्रुप था नौजवानों का, उनसे मैंने बात की और वो ग्रुप ऐसा था कि वो एक मिडिल मैन के जो है चंगुल में या जाल में ऐसे फंसे हुए थे जैसे कि उनके फादर्स या उनके फोर फादर्स, यानी बाप दादा भी फंसे हुए थे। मिडिल मैन क्या होता है कि जैसे ये बनाते हैं चूड़ियाँ,
अब कोई शख्स आता है, वो इनसे ख़रीद लेता है कि भाई हाँ ये चूड़ियाँ आप मुझे दे दो इतने की, ठीक है, वो इनसे बार्गेनिंग करता है। मान लो उसने क्या किया, 1 रुपए की एक चूड़ी ले ली। अब वो बंदा क्या करता है कि जाके बड़े शहर में या बड़े जो दुकानदार या बड़ा जो भी होता है कारोबारी, उसको वही 1 रुपए की चूड़ी, 1 रुपए वाली चूड़ी 2 या 3 रुपए में या 4 रुपए में बेच देता है, ठीक है। अब अगर ये लोग डायरेक्ट उस कारोबारी के साथ कॉन्टैक्ट में रहते तो वो जो 2 या 3 रुपए हैं वो इनको मिलते, तो इनकी इनकम डबल होती, अच्छी होती, और इनके ज़िंदगी भी सुधर जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मिडिल मैन जो हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। और राइटर कहती हैं कि मैंने उनको ये सुझाव दिया, ये सजेशन दी, एक और सवाल पूछा पहले कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व इन टू अ कोऑपरेटिव, कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। कोऑपरेटिव क्या होता है कि उसमें जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, हमने नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा, उसमें भी क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग आके मिल के जो है क्या करते हैं, अपने पैसे को पूल करते हैं, यानी पैसे को या अपने काम को पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं। जैसे मान लो कि यही चूड़ियाँ वाले अब चूड़ी वालों की मुसीबत यह है कि चूड़ियाँ बनाने वालों को रॉ मटेरियल भी, कच्चा माल भी चाहिए। अब क्या होता है कि यही जो मिडिल मैन होते हैं यही उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए उनको मजबूरन जो है वो मिडिल मैन से जो है माल लेना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है, फिर बना के उन्हीं को सस्ते दामों में देना पड़ता है। अब अगर इनकी कोऑपरेटिव होती, कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जैसे मान लो 100 बंदे इकट्ठे हो गए, 100 बंदे इकट्ठे हो गए चूड़ियाँ बनाने वाले, सब ने जो है 100-100 रुपये और 500-500 रुपये जो हैं वो इकट्ठा कर लिए, और इकट्ठा पैसा वो करके उन्होंने क्या किया कि कच्चा माल ख़रीद लिया। कच्चा माल ख़रीदने के बाद उन्होंने चूड़ियाँ बनाई, चूड़ियाँ बनाने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने सीधा जो है, क्योंकि अब 100 बंदों ने काम किया तो बहुत बल्क में चूड़ियाँ बनेंगी, सीधा उन्होंने कारोबारी से जो है वो जो बड़ा कारोबारी था या बड़े शहर में जाके चूड़ियाँ बेची, तो इनसे इनका काम बन गया, इनकी इनकम जो है वो डबल से ट्रिपल होगी। तो कहती हैं कि मैंने उनको बोला कि आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते अपने आप को कोऑपरेटिव में। तो आगे से जवाब देते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लें, यानी अपना एक कोऑपरेटिव, अपना एक ग्रुप बना भी लें, तो क्या करेंगे कि हमें पुलिस जो है वो नहीं छोड़ेगी, हमें जो है वो पुलिस मारेगी और हमें ड्रैग करेगी, यानी घसीटते हुए जो है वो ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? हमें घसीटते हुए ले जाएगी जेल में डाल देगी, क्योंकि और फिर कहेगी कि आप ये काम, आप जो है इलीगल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस की ब्रुटैलिटी और पुलिस का जो इम्पार्शियलिटी है, या मतलब पार्शियलिटी है, वो भी जो है वो बताई गई है कि मिडिल मैन को जो है तो वो तो हाथ लगाते नहीं, जो ये गरीब लोग हैं, ये अगर ऐसा कोई काम करें तो इनको फिर वो छोड़ते नहीं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently। राइटर कहती हैं कि इन लोगों में कोई भी लीडर नहीं है, यानी इनको कोई भी लीडर नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है जो इनको चीज़ें दिखा सके और बता सके डिफरेंटली, यानी इनको दुनिया को देखने का जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा चेंज कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। इनके जो वालिद हैं इन सब लोगों के, वो उतने ही थके हुए हैं जितने के ये लोग खुद थके हुए हैं काम कर करके। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ये करते रहते हैं बात एंडलेसली, यानी बिना रुके हुए किसी बात, और इनकी बातें जो हैं वो चलती रहती हैं, कभी गरीबी से लेकर ग्रीड, लालच तक, बुरी हालत तक, और फिर इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी तक। ये आप देख सकते हैं अपनी इमेज के सामने कि ये यहाँ पे बच्चे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, चूड़ियाँ बना रही है। इन्होंने स्पायरल जो हैं वो ऐसे वो उस पर रखे हुए हैं, बना रहे हैं चूड़ियाँ। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians। कहती हैं कि लिसनिंग टू देम, जब मैं इनको सुन रही होती हूँ, तो मैं दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स यानी दो अलग अलग दुनिया जो है वो मैं देखती हूँ।
मुझे नज़र आती हैं। एक तो वो दुनिया है जिसमें फैमिली है, ठीक है, फैमिली की दुनिया, यानी इनके फैमिली की दुनिया जो कि गरीबी के एक जाल में जो हैं फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर बर्डन है कास्ट का, क्योंकि अब ये जिस कास्ट में पैदा होंगे इनको वही काम करना पड़ेगा। और साथ अच्छा, और दूसरी जो दुनिया है वो है साहूकार की, यानी मिडल मैन की, जो कि इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। साथ ही साथ पुलिसमैन यानी पुलिस वालों की, और लॉ वालों की यानी लॉ कीपर्स, यानी जो जिनका काम होता है कानून की जो है वो रक्षा करना या कानून को जो है बनाए रखना। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स यानी जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, और पॉलिटिशियंस यानी सियासतदान। ये दो दुनिया हैं, मैं दो दुनिया जो है मुझे दिखती हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन दोनों दुनियाओं ने क्या किया है कि ये जितना भी बैगेज है, ये जितना भी सामान है, बैगेज हम कहते हैं ना, अपना हमारा जो सामान होता है हम सफ़र करने जाते हैं, ठीक है, हम बैग इन बैगेज बोलते हैं। तो ये जितना भी बर्डन है, जितना भी ये सारा जो प्रेशर है, ये सारा किस पे पड़ गया? चाइल्ड के ऊपर, बच्चे के ऊपर, जो कि वो नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि बच्चा इस चीज़ से अवेयर हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है, ये जो भी, उससे पहले वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरली, जैसे कि उसके फादर ने इससे पहले किया है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। इसके अलावा कोई काम अगर ये करना चाहेंगे या करेंगे तो वो इनके लिए एक डेयर बन जाता है, यानी उसके लिए इनको हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ये डेयरिंग जो है, ये बहादुरी दिखाना, कोई नया काम करने का सोचना, ये इसकी ग्रोइंग अप में नहीं आता, यानी इसकी परवरिश में नहीं है, ये इसने कभी सीखा ही नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश आई एम cheered। लेकिन जब मैं ये चीज़ ये देखती हूँ, ये सेंस मुकेश के अंदर, यानी उसके अंदर कुछ चाह है कुछ अलग करने की, तो मैं चीयर करती हूँ, यानी मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो बार बार रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, यानी गाड़ियों का मैकेनिक जो है मैं बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गराज एंड लर्न। और वो कहता है कि वो गराज में जाएगा और वहाँ काम सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गराज है वो बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। और वो कहता है कोई बात नहीं, दूर है तो कोई मसला नहीं, मैं वॉक कर लूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट नो। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें इस बात का भी ड्रीम है, क्या तुम ये भी सोचते हो, कभी ख्वाब करते हो, कभी ड्रीम करते हो, कभी सोचते हो कि तुम जो है वो जहाज़ भी उड़ाओ? तो इसमें वो अचानक से साइलेंट हो जाता है, खामोश हो जाता है और जवाब देता है नो। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो ज़मीन की तरफ घूरते हुए ये बात कहता है। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। ये जो मर्मर करता है, यानी अपने ही से जो मतलब मर्मर का मतलब होता है आप इतनी आवाज़ में बोलो कि दूसरे को कुछ खास समझ ना आए कि क्या बोल रहे हो, ठीक है, अपने आप से बातें कर रहे हो। तो कहती है कि जो उसका जो मर्मर है उसमें एक एम्बैरसमेंट है, एक शर्मिंदगी है, जो कि अभी ये रिग्रेट में चेंज नहीं हुई। यानी रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज hurtling down the streets of his own town, few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। वो कहता है कि कहती है कि वो कंटेंट यानी इस बात में सेटिस्फाइड है कि मैं अगर मोटर मैकेनिक ही बन जाऊं, क्योंकि उसको कार्स दिखती, गाड़ियाँ दिखती हैं फिरोज़ाबाद में चलती हुई, तो कहता है कि अगर मैं मैकेनिक ही बन जाऊं तो वो बहुत है, मैं उसमें खुश हूँ। और बहुत कम जो हैं वो एयरप्लेन्स जो हैं वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से गुजरते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। पहला है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। कहते कि सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि लोग माइग्रेट करते हैं, यानी पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हिजरत करते हैं, सॉर्ट ऑफ, कहाँ से? विलेजेस से, गाँव से शहरों की तरफ। क्या वजह हो सकती हैं? ये तो आप बड़े बखूबी बता सकते हो। हमारे यहाँ पे भी तो कितने सारे लोग जो हैं वो गाँव से शहर में चले जाते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न तो होता है फॉर लाइवलीहुड, यानी कमाई के लिए, कोई किसी काम करने के लिए। क्योंकि गांव में जो है, विलेजेस में जो है वो कोई काम जो है वो ऐसा होता नहीं है, ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ना फैक्ट्रीज़ होती हैं, ना ही कॉल सेंटर्स और शॉप्स वगैरह ये चीज़ें तो होती नहीं है जिस वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग जो कि खेती बाड़ी में ज़्यादा इंगेज नहीं होते, या जिनको लगता है कि खेती बाड़ी से उनका काम जो है वो नहीं बनेगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा, तो वो लोग माइग्रेट कर लेते हैं कहाँ? सिटीज़ की तरफ। दूसरी वजह, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब बेटर लाइफस्टाइल या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं, और वो वह लोग होते हैं जो कि थोड़े बहुत वेल ऑफ होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं। जो गरीब लोग जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, वो सिर्फ इसी वजह से कि उनको वहाँ पे काम मिल सके, दो वक्त की रोटी मिल सके, तो वही उनका मेन टारगेट होता है। ठीक है। सेकंड है, वुड यू एग्री दैट promises मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो वादे बच्चों से किए जाते हैं, जो भी कोई वादे, वो बहुत ही कम जो है वो रखे जाते हैं, यानी बहुत कम टाइम ऐसा होता है, बहुत कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इनके बच्चों के साथ किए हुए वादों को जो है वो पूरा किया जाता है। और कहते हैं कि आप ज़रा जो कहानी है उसमें जो दिए हुए हैं इंसिडेंट्स, वाक़यात दिए हुए हैं, उनके हिसाब से बताओ। तो हाँ, हमें लगता है कि क्योंकि बच्चों के साथ कई बार क्या होता है कि बड़े जो हैं वो ऐसे झूठा वादा कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, उनको मनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, या उनको खुश करने के लिए। अब यहाँ भी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि राइटर ने वादा किया, राइटर ने बोला, वादा भी नहीं किया था अपनी तरफ से, ऐसी एक बात बोली थी साहिब को कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो उसने कहा डेफिनेटली आऊँगा। और फिर बाद में जब साहिब कहा कि साहिब मिला दोबारा कई महीनों बाद, तो उसने पूछा कि आपका स्कूल रेडी है? तो राइटर कहती है कि मैं एम्बेरस होगी, मैं शर्मिंदा होगी कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। तो इससे लगता है कि हाँ, ये बात होती है और हम इसे एग्री करते हैं। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? कौन सी फोर्सेस हैं, कौन सी ताकतें हैं जो आपस में जो हैं वो कंस्पायर करती हैं, यानी आपस में चाल चलती हैं, मतलब एक स्कीम चलाती हैं ताकि जो भी बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो गरीब रहें। मतलब आप ज़ाहिरी तौर पे वो फोर्सेस कंस्पायर तो नहीं करती हैं, कहने का मतलब है ये कि वो कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन कौन से कारण हैं जो कि बैंगल इंडस्ट्री यानी चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को पॉवर्टी में ही रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला तो आ गया कि जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन की वजह से जो है उनकी पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं होती, वो गरीब के गरीब ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनको उनसे कम दाम में चीज़ें लेता है, उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, उसके पैसे भी काट लेता है। तो मुश्किल से उनका जो है वो दो वक्त की रोटी जो है वो नसीब होती है इन वर्कर्स को। उसके बाद पुलिसमैन आ गया कि अगर ये बेचारे अगर इकट्ठे होकर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं, तो पुलिस इनको ये काम नहीं करने देती। और फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हालांकि उनको पता है कि उनके नाक के नीचे जो है ये काम हो रहा है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं करते, ना चाइल्ड लेबर को रोकते हैं और ना किसी और चीज़ को रोकते हैं। और उसके बाद साथ साथ में एक वजह ये भी है, वो है लेबर मजदूरी का कम होना, यानी जो प्राइस ऑफ लेबर है, जो दिहाड़ी है, या जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो मतलब लेबर बनती है चूड़ियों की, वो बहुत कम है। इस वजह से वो बेचारे सिर्फ दो वक्त की रोटी ही जो है मुहैया कर पाते हैं। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपके ओपिनियन के हिसाब से आपका अपना क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या आपकी इसकी सोच है, आपकी क्या नज़रिया है इस बारे में कि मुकेश अपना ड्रीम जो है पूरा कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो हमें तो लगता है कि मुकेश ये काम ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी विल पावर, बहुत बड़ी डेयरिंग चाहिए, और ये काम उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी कास्ट में पैदा हुआ है जिसके जिसके लिए जो जो कि बैंगल मेकिंग है। और हमारे इस सिस्टम में, सोसाइटी में जो है कास्ट वालों, ये जो कास्टिज़म है, ये जो बुराई है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी जड़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत है।
तो बाहर वाले दूसरी कास्ट वाले तो छोड़ो, खुद के कास्ट वाले भी कई बार आपको दूसरा काम नहीं करने देते, तो इसलिए मुकेश के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर वो विल पावर रख के मोटर मैकेनिक का काम सीख जाए और वो काम करे, तो उसको देख के और काफ़ी जो बच्चे हैं वो भी इंस्पायर हो सकते हैं और वो भी नया काम, कोई दूसरा काम पकड़ सकते हैं, दूसरा काम जो है इख्तियार कर सकते हैं। सेकेंड है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कांच की जो चूड़ियाँ बनती हैं, इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी हैजर्ड्स हैं, यानी कौन कौन सी डेंजरस चीज़ें, डेंजरस जो कि इंसान की सेहत के लिए और इंसान और इवन के इन्वायरमेंट के लिए भी जो है वो नुकसानदेह हैं। सबसे पहले तो आ गया कि जो बैंगल मेकिंग है, इससे जो है क्या होता है कि क्योंकि ये ज़्यादातर अंधेरे वालों कमरों में काम किया जाता है और इसकी जो मतलब इसमें जो है आँखों का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले तो आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधे हो जाते हैं। दूसरा जो फर्नेंसेस है, यानी जो भट्टियाँ हैं जिसके अंदर ये पिघलाया जाता है कांच को, वो इतनी हाई टेम्परेचर होती है कि उससे जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो भी लग जाती हैं। ठीक है, साथ में कांच किसी को लगना या मेल्टिंग ग्लास के साथ किसी का हाथ लग जाना, तो ये ऐसे बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर गेयर यानी जो प्रॉपर इक्विपमेंट के लिए होता है, मतलब प्रॉपर जो सेफ्टी गेयर होती है, यानी उसी हिसाब के कपड़े, जैसे मान लो जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज हैं खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसमें क्या होता है कि जो वर्कमैन होते हैं उन्होंने एक सूट लगाया होता है जिससे वो हीट से बच सकें, और उनको लाइट ऐसी प्रॉपर दी होती है, मतलब दूसरे कामों के लिए। साथ ही साथ गॉगल्स, हेलमेट्स, ग्लव्स वगैरह ये चीज़ें दी होती हैं ताकि वो उनको नुकसान कम हो। साथ ही साथ ये जो फ्यूम्स निकलती हैं, यानी ये जो डस्ट निकलती है, जो पॉलिश करते हैं इसको चूड़ियों को, और उससे जो डस्ट निकलती है उससे जो है वो लंग्स भी जो है वो ख़राब होते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऐसे हैजर्ड्स हैं। थर्ड है वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। चाइल्ड लेबर को क्यों एलिमिनेट करना चाहिए, ना ख़त्म कर देना चाहिए, और कैसे। चाइल्ड लेबर को ख़त्म इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि एक तो चाइल्ड को, बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है गलत है, इससे मुझे नुकसान होगा फ़ायदा होगा, मेरी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, क्या ये लीगल है या इलीगल। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो यही कहता है कि चाइल्ड से कोई भी लेबर नहीं करवाया जा सकता। और इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोका तब जा सकता है जबकि एक स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो, उसमें ख़ास करके वो लोग जो कि चाइल्ड लेबर जो हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर हैवी फ़ाइन और उनकी इम्प्रिजनमेंट हो। साथ ही साथ जो ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो मजबूर होते हैं अपने बच्चों को जो है काम कराने के लिए, वैसी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको पर मंथ जो है एक वजीफ़ा या स्कॉलरशिप जो है वो दी जाए, और ताकि वो उनका घर चल सके, और कोशिश ये की जाए कि वो बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में आ सकें। और स्कूल्स में जो अब खास करके अब जो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है पूरे कंट्री में, वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो उन बच्चों को दी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो वैसा कोई काम कर रहे थे, तो उनको कोई एक ऐसा जो है वो आर्ट या स्किल सिखाई जाए जिससे कल जाके वो अपनी जो है वो दो चार पैसे कमा सकें, अपनी इनकम बढ़ा सकें। Thinking about language. Although this text speaks of factual events and situations of misery, it transforms these situations with an almost poetical prose into a literary experience. कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, हालांकि इसमें जो है असल वाक़यात जो हैं वो बयान हुए हैं, लेकिन ये इसके अंदर एक ऐसी जो कशिश है, एक ऐसा पोइटिकल फॉर्म है कि ये एक लिटरेरी एक्सपीरियंस बन जाता है हमारे लिए। हाउ डज़ इट डू सो? हेयर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस। ये कैसे करते हैं? इसके लिए काफ़ी सारे लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पास नीचे 3 लिटरेरी डिवाइसेस दी हैं: हाइपरबोले, अ मेटाफर और सिमिली। हाइपरबोले में क्या होता है? हाइपरबोला जब हम किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरबोले। मेटाफर होता है कि जब हम किसी चीज़ की तमसील करते हैं या सिमिलर बताते हैं दो डिफरेंट चीज़ों को जो कि सिमिलर ना हो, उनको बोलता है, उसको उस डिवाइस को बोलते हैं तब मेटाफर। और सिमिली का मतलब होता है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें एज वर्ड का इस्तेमाल करके और लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके, उसको बोलते हैं सिमिली। इसको पढ़ लेते हैं।
Hyperbole is a way of speaking or writing that makes something sound better or more exciting than it really is. फॉर एग्जाम्पल गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, यानी कि इस तरीके से बोलना या लिखना कि कोई नॉर्मल सी चीज़ जो है कोई बड़ी चीज़ लगे, एक्साइटिंग चीज़ लगे, एग्जैजरेट करें हम उसको, उसको कहते हैं हाइपर बोले। जैसे कि हम गार्बेज को बोला हमने उन बच्चों के लिए गोल्ड है कि सोना है उनके लिए। मेटाफर, एज यू मे नो, कंपेयर्स टू थिंग्स और आइडियाज़ डेट आर नॉट वेरी सिमिलर। ये दो आइडियाज़ या दो चीज़ों को कंपेयर करती हैं जो कि सिमिलर ना हों, जो कि आपस में बिल्कुल भी ना मिलती हों। A metaphor describes a thing in terms of a single quality or feature of some other thing. एक मेटाफर डिस्क्राइब करती है थिंग, मतलब वो चीज़ें, एक चीज़ की क्वालिटी दूसरी चीज़ की क्वालिटी को दो है आपस में कंपेयर करते हैं। वी कैन से डेट अ मेटाफर ट्रांसफर्स अ क्वालिटी ऑफ वन थिंग टू अनदर। हम कह सकते हैं कि मेटाफर एक चीज़ की क्वालिटी दूसरी चीज़ की क्वालिटी में, दूसरी चीज़ में जो है वो ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्जाम्पल, द रोड वाज अ रिबन ऑफ लाइट। जैसे हम कह रहे हैं कि द रोड वाज अ रिबन ऑफ लाइट, कि रोड ऐसी लग रही थी जैसे कि लाइट हो, लाइट का रिबन, रोशनी का रिबन। Simile is a word or phrase that compares one thing with another using the words like or as. किसी चीज़ को कंपेयर करना like और as का इस्तेमाल करके, जैसे as white as snow, ये होता है simile. Carefully read the following phrases and sentences taken from the text. Can you identify the literary device in each example? कि इनको रीड करो और देखो कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। साहिब आलम, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इज डायरेक्टली इन कंट्रास्ट टू द साहिब इन रियलिटी। ठीक है। दूसरा है ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, और तीसरा है सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ठीक है। तो साहिब आलम वाले में हम कह सकते हैं कि हाइपरबोले का इस्तेमाल भी हुआ है, क्योंकि इसमें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के साथ इसको कंपेरिजन मतलब बताया गया है ऐसे। उसके बाद ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि इसमें मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। उसके बाद सीमापुरी, इसमें भी मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कंप्रीहेंशन, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग विद सेंसिटिविटी, थिंकिंग ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशूज एज अ टेक ऑफ फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इसका कहते हैं कि इसके बाद टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इसमें आप एक चीज़ जो है वो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो या आप सोच सकते हो उस बारे में, वो है फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि फैक्चुअली कैसे अंडरस्टैंड करना है, रिस्पॉन्ड करना है सेंसिटिविटी के साथ। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, फ्लुएंसी, डेवलपमेंट, सोशल अवेयरनेस, डिस्कशन ऑन द ड्रीम्स ऑफ द पुअर एंड द रियलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। इन चीज़ों के बारे में जो है आपने डिस्कशन करनी है। ठीक है। कि डेवलपमेंट कैसी हो रही है, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और इस पर डिस्कशन करनी है। द ड्रीम्स ऑफ द पुअर एंड द रियलिटी, कि गरीबों के ख्वाब क्या हैं, गरीबों के ख्वाब क्या हैं कि हमारी इनकम अच्छी हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, ये हो वो, और रियलिटी क्या है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की ये प्रॉब्लम है कि हर जगह बच्चों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनकी जो तनख्वाह होती है, उनका जो मजदूरी होती है वो कम होती है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, फोकस ऑन द यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन राइटिंग, कि आप जो भी राइटिंग है, खास करके ये टेक्स्ट आपने पढ़ा, इसमें आप फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है उस पर ज़रा फोकस करो। थिंग्स टू डू, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पैराडॉक्सिस इन द सोसाइटी वी लिव इन, करने के लिए कहते हैं कि पैराडॉक्सिस देखें, यानी जो आयरॉनिक चीज़ें हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्ट करें एक दूसरे को। ठीक है। तो उनको ज़रा देखो कि सोसाइटी में क्या है। जैसे कि हमारी सोसाइटी बोलती है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइल्ड लेबर है। गरीबों की बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। राइटिंग है नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग, ये आपने नोट मेकिंग और रिपोर्टिंग करनी है।
ओवर मतलब ये एक एग्जांपल इन्होंने दी यहाँ पे। ओवर 20 months फ्रॉम 2013 to 2015 more than 100 garbage collectors and scrap buyers in Delhi were interviewed. Their families lived in poverty in homes constructed with bamboo and plastic sheets. These temporary structures were their shelters as well as place for sorting scrap into about 10 different categories. कहते हैं कि 20 महीने जो है 2013 से 2015 के बीच में लगभग 100 गार्बेज कलेक्टर यानी ये कूड़ा करकट उठाने वाले जो लोग थे या बच्चे थे जो दिल्ली में थे उनका इंटरव्यू किया गया। उनकी फैमिली जो है वो पॉवर्टी में रहती है यानी आज भी गुर्बत में रहती है। और उनका घर कैसा है, उनका घर जो है वो बैम्बू से बना हुआ है यानी बांस के डंडे से और प्लास्टिक शीट से बना हुआ है। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं यानी ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, लेकिन ये इनके लिए घर है, इनके लिए शेल्टर है। और साथ ही साथ इसी घर के अंदर वो क्या करते हैं कि कूड़ा करकट को 10 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कांच की चीज़ें अलग कर ली, लोहे की चीज़ें अलग कर ली, प्लास्टिक की चीज़ें अलग कर ली, इस तरीके से। Once the garbage is sorted into sacks, it is sold to the buyers on the basis of its ये सोल्ड होना चाहिए था, यहाँ पे गोल्ड है, ऑन इट्स वेट। जब एक बार जो कूड़ा करकट है उसको सॉर्ट कर लिया जाता है, अलग अलग डिवाइड कर लिया जाता है, फिर इसको बेच दिया जाता है किसको, बायर्स को, खरीदने वालों को। सैडली द कलेक्टर्स यूजुअली आर नॉट पेड द टोटल अमाउंट आफ्टर बाइंग द स्क्रैप। और बड़ी दुख से ये कहना जब पड़ता है कि इनको वो पूरा पैसा कलेक्टर्स को नहीं मिलता जितना इनको मिलना चाहिए। इंस्टेड स्मॉल पेमेंट्स आर मेड फॉर डेली एक्सपेंसेस एंड द रेस्ट इज़ नोटेड डाउन एज अ डिपॉजिट। और पूरा पैसा भी नहीं मिलता और उसके बजाय थोड़ा सा पैसा मिलता है खर्चे के लिए, बाकी ये अपने पास रख लेते हैं डिपॉजिट के तौर पे। एज रिपोर्टेड इन द कन्वर्जेशन जून 27, 2017, रिसर्चर डाना कॉर्नबर्ग PhD कैंडिडेट ऑन इन सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में करने वाले, एक डॉक्टरेट करने वाले डाना कॉर्नबर्ग ने ये रिपोर्ट किया। एज यू हैव read a large population works in unorganized sectors like garbage pickers, bangle makers, vegetable sellers, etc. How do you think workers in unorganized sectors can take advantage of digital infrastructure promoted through Digital India program? कहते हैं कि जैसे कि आपने पढ़ा टेक्स्ट में कि बहुत सारा जो पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो क्या करती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में यानी जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं उनमें काम करती है, या जैसे कि गार्बेज पिकर्स के तौर पे यानी कूड़ा करकट उठाने वाले के तौर पे, बैंगल मेकर्स के तौर पे, चूड़ियाँ बनाने वाले, या वेजिटेबल सेलर्स के तौर पे। तो आप ये बताओ कि कैसे ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है ये इनकी क्या मदद कर सकता है। तो ये इनकी मदद ऐसे कर सकता है, एक तो डिजिटली जो है इनकी एक आईडी जो है वो सोशल आईडी बनाई जाए, उनमें आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से लोग जो हैं वो गार्बेज पिकर्स हैं, कौन क्या हैं। साथ ही साथ उनके अकाउंट्स खोले जाएं, ठीक है, और साथ ही साथ उनको कनेक्ट जो है वो किया जाए विद मेजर इंडस्ट्रीज़, खास करके अगर गवर्नमेंट फाइनेंस्ड कोई इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ उनका जो है वो लिंक किया जाए और पेमेंट जो है वो सारी उनके अकाउंट में की जाए, डायरेक्ट उनको की जाए, तो इससे थोड़ा सा बेहतर काम हो सकता है। इंटरव्यू सम पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू कलेक्ट देयर व्यूज़ एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। कुछ लोगों को इंटरव्यू करो, ये हमसे कह रहे हैं यानी बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों ये आपका काम है, ये आप कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर आपको कोई लगता है कि कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है दिहाड़ पे, या कोई कूड़ा करकट उठा रहा है, कबाड़ी का काम कर रहा है, ठीक है, सब्जियां बेच रहा है या चूड़ियाँ बना रहा है या कोई भी काम कर रहा है, उनको इंटरव्यू करो, उनसे बातचीत करो और फिर एक रिपोर्ट जो है वो बनाओ, जैसे कि ये रिपोर्ट हमने पढ़ी। ठीक है, आई होप यू एन्जॉयड द लेसन। अच्छा, हमारे पास अभी हो रहा है, सॉरी, आगे क्या है, सॉरी, अच्छा हम उधर चले गए थे। जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन थे ना थर्ड, सॉरी, ये जो बता रहे थे हमें यानी जो हमने करना था लिटरेरी डिवाइसेस, ये आपने जो है वो ढूंढनी, ठीक है, आगे वाली खुद ढूंढनी है आपने, ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये इसमें देखना है कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, ये चीज़ें इसमें ढूंढनी है आपने कि कौन कौन सी
जो है लिटरेरी डिवाइस इसमें इस्तेमाल हुई है, ये 11 तक। थिंग्स टू डू, द ब्यूटी ऑफ ग्लास बैंगल्स of Firozabad contrasts with the misery of people who produce them. This paradox is also found in some other situations. For example, those who work in gold and diamond mines or carpet weaving factories and the products of their labor, the lives of construction workers and the building they build. कहते हैं कि जो ग्लास बैंगल्स की ब्यूटी यानी खूबसूरती है फिरोज़ाबाद में, वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कंट्रास्ट करती है वहाँ काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी की। यानी चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं लेकिन इनको बनाने वालों की ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है। ये एक पैराडॉक्स है, एक आयरनी है। कहता है कि ये ऐसे पैराडॉक्स हमें और काफ़ी सारी जगहों पे मिल जाते हैं, जैसे कि जो गोल्ड माइंस में या डायमंड माइंस में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, जो सोना जो है निकालते हैं या डायमंड निकालते हैं, हालांकि वो इतनी महंगी कीमती चीज़ निकालते हैं लेकिन उनको क्या मिलता है, उनको वो दिहाड़ी शाड़ी मिलती है जो भी, ठीक है। मतलब सोना और हीरा कितना महंगा है, लेकिन अगर हम उनकी जो वो निकालने वाले वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को कंपेयर करें, उनकी हालत को कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल गरीब है। तो ये भी एक पैराडॉक्स है। उसी तरीके से कारपेट वीविंग फैक्ट्रीज यानी कारपेट बनाने वाले जो लोग हैं, हालांकि वो लाखों की जो है वो कारपेट्स कालीनें बनाते हैं लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो क्या है, बिल्कुल पॉवर्टी में। उसके बाद जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी अरबों रुपए की इमारतें बनाते हैं लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी पॉवर्टी में, ठीक है। लुक अराउंड एंड फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच पैराडॉक्सेस। और ये अब हम कह रहे हैं बच्चों, ये आपका काम है, ये आपने ढूंढना है ऐसे ही पैराडॉक्स, यानी जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बड़ी बड़ी बन रही, कीमती बन रही, लेकिन उनको बनाने वालों की लाइफ जो है मिजरी में है, यानी बिल्कुल गुर्बत में वो रह रहे हैं, बड़े ही बुरे हाल में रह रहे हैं। Write a paragraph of about 200 to 250 words on any one of them. You can start by making notes. और इन पैराडॉक्सेस में से किसी एक पे आप क्या कर सकते हो, या किसी पे भी आप 200 से 250 तक का एक पैराग्राफ, वर्ड्स का पैराग्राफ आप लिख सकते हो। और सबसे पहले आप उसका नोट्स जो है वो लिख सकते हो। नीचे इन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ वन सच पैराग्राफ मे बिगिन। जैसे कि ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो पैराग्राफ। You never see the poor in this town. By day they toil working trains, earth movers, squirreling deep into the hot sand to lay the foundation of Rome. By night they are banished to bleak labor camps at the outskirts of the city. तो ये कहता है, इन्होंने अपनी तरफ से एक पैराग्राफ की 2-4 लाइनें दी हैं कि आप कभी भी इस टाउन में या सिटी में जो है वो गरीबों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि दिन में वो काम कर रहे होते हैं क्रेनों के साथ, अर्थ मूवर्स के साथ, जेसीबीज के साथ, ठीक है, और हॉट सैंड के साथ काम कर रहे होते हैं। और रात को क्या होता है कि वो बैनिश हो जाते हैं, यानी वो सिटी के या टाउन के आउटस्कर्ट में, यानी बॉर्डर पे जो उनके झोपड़पट्टी वगैरह बनी होती है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अबाउट द यूनिट, इस यूनिट के बारे में थीम क्या है, थीम यानी इस मेन आइडिया क्या है इस कहानी का, इस टेक्स्ट का। द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड देयर अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। मेन थीम है इसका कि जो बच्चे हैं, बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाया जाना और कैसे उनकी स्कूलिंग छूट जाती है, ये। और सब थीम क्या है, यानी इसके अंदर एक और जो आइडिया है वो क्या है, द carelessness ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास टू सफरिंग्स ऑफ द पुअर। कि सोसाइटी का और पॉलिटिकल क्लास का, सियासतदानों का गरीब लोगों की जो सफरिंग है, जो उनकी जो ज़िंदगी में परेशानियां हैं, सारा कुछ उसकी तरफ जो है वो नज़र ना रखना, उसको अवॉइड करना, ये चीज़ जो है इसकी सब थी। आगे वाला हमने कर लिया है पहले ही। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।